गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th के हिंदी व्यवहारिक व्याकरण में आज आप सभी लोगों का हमारे हिंदी विषय में स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित पदबंध पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले भी कुछ दिनों तक हम लोगों ने शब्द का वर्गीकरण और उसकी परिभाषा, उसके प्रकारों पर चर्चा किए। पद क्या है, पद का अर्थ, पद की परिभाषा पे हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा कर लिया। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द पद कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य से बाहर होकर अपना केवल एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं वह शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार पद के भी कई प्रकार हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि पे चर्चाएं हो गई थी। आइए आज हम सभी लोग चलते हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम पद में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के स्थान पर अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द जो संज्ञा की कमी को पूरा करता है सर्वनाम पद कहलाता है। ये हम पहले भी भली प्रकार से जान चुके हैं। इस प्रकार संज्ञा के बाद सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार पे चर्चा हुई, जिसमें पिछले दिनों हम लोगों ने सर्वनाम के पहले प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम आदि का स्मरण किया जाता है, इसमें पुरुष के या वस्तु आदि का नाम आए वह पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम पे जैसे संज्ञा है उसके स्थान पे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान नाम के जगह पर प्रयोग में आने जाने वाला शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में चर्चा हुई थी। निश्चय, जहाँ पर वस्तु का, ऐसे संज्ञावाची शब्द जहाँ वस्तु का निश्चित होना पाया जाता है, जहाँ पर वस्तु कन्फर्म होती है, जैसे यह मेरी माता है। बात स्पष्ट है, कन्फर्म है, निश्चित है कि यह उसकी माता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। शायद यह मेरी माता है, यह वो स्त्री नहीं है जो मेरी माता है। यहाँ पर यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जहाँ पर वस्तु का निश्चित होना पाया जाए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द दिखाई दे, वहाँ सर्वनाम अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक होते हैं। बात स्पष्ट और कन्फर्म होने पर निश्चयवाचक सर्वनाम, अस्पष्ट होने पर, कन्फर्म न होने पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे शायद यह वह नहीं है जिसकी मैंने खोज की थी। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा किया। हम भली प्रकार से सर्वनाम के अन्य बारों में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सर्वनाम के अन्य चौथे प्रकार में, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए सर्वनाम के प्रकारों में चौथे सर्वनाम के प्रकार, 6 प्रकारों में से सर्वनाम के चौथे प्रकार पर चर्चा करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। आइए इसमें देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर किसी का किसी के साथ संबंध दिखाई दे, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संबंध प्रदर्शित हो, क्या हो जाएगा परिभाषा में,
जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा संबंध प्रदर्शित हो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं जहां पर सर्वनाम के शब्द हों किंतु फिर भी संबंध प्रदर्शित हो। तो आइए उदाहरण में चलते हैं। यह तो उदाहरण है, यह तो जनरल साहब के भाई हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे। कौन है? तो यह तो जनरल साहब के भाई हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे। अब सर्वनाम के शब्द यह और जो, ये सर्वनाम के शब्द हो गए। यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया और जो भी सर्वनाम के जगह पर प्रयुक्त हो गया। तो ऐसे सर्वनामवाचक शब्द जो संबंध प्रदर्शित करें, तो जनरल साहब एक व्यक्ति हैं और भाई दूसरे व्यक्ति हैं जो थोड़ी देर पहले आए थे। माने जनरल साहब पहले आए थे और बाद में कौन आया? तो उनके भाई आए। अब क्या है? ये दोनों भाई हैं। तो भाई का संबंध दिखाई दे रहा है, सर्वनाम के शब्द भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अरे यह तो मेरी पुस्तक है जिसे मैंने रमेश को दे दिया था। क्या है सर्वनाम के शब्द? यह और जिससे। क्या किया था उसने? रमेश को दे दिया। माने ये पहला व्यक्ति है, सर्वनाम के शब्द हो गए। दूसरे उसके मित्र रमेश या रमेश कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको उसने पुस्तक दे दी थी। इन दोनों का संबंध है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कहीं कहीं संबंध दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आइए चलिए आगे चलते हैं हम सर्वनाम के 5वें प्रकार की ओर, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्न
वाचक सर्वनाम में हम चलते हैं। सर्वनाम के 5वें प्रकार में ये हो गया सबका। ओके, चलिए चलते हैं हम सर्वनाम के 5वें प्रकार की ओर, जिसका नाम है आइए इसके परिभाषा में हम ध्यान देते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने में करते हैं, अर्थात इसमें क्या आदि लगा रहता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम पद कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों की ओर ध्यान दें। यह कौन चिल्ला कौन रहा है, एक उदाहरण दे देते हैं। चिल्ला कौन रहा है, वह कौन है, क्या वही खाना खाएगा, क्या वही खाना खाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन, यहाँ पे कौन, यहाँ पे क्या, ये सारे शब्द सर्वनाम के प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। आइए चलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद सर्वनाम के 6वें प्रकार की ओर, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम, जिसको सर्वनाम का अंतिम पद भी माना जाता है। 6वें प्रकार निज माने होता है स्वयं, निजवाचक माने स्वयं अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपनी विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जो सर्वनाम शब्द आते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं या अपने आप का, जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं या अपने आप का या अपनी विशेषताओं का या स्वयं की विशेषताओं का बोध होता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे स्वयं के करने या होने का बोध होता है, निजवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आइए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मुझे ये सर्वनाम शब्द हो गया। अपना अपना जुर्म क्या है? स्वीकार है। मुझे अपना जुर्म स्वीकार है। मैंने स्वयं ही खाना पकाया। मैं अपना कार्य समय से पूर्ण करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? तो मैं अपना कार्य समय से पूर्ण करता हूँ। इसमें सर्वनाम के ऐसे शब्द जो स्वयं के कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं वह निजवाचक सर्वनाम। जैसे किसे जुर्म कबूल है तो अपना शब्द व्यक्ति के स्वयं का बोध करा रहा है। स्वयं शब्द, अपना शब्द, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आइए चलते हैं हम पद के तीसरे प्रकार की ओर। ये राइट हो गया, जल्दी राइट करिए। इसके बाद हम चलेंगे पद के तीसरे प्रकार में। राइट करिए इसको, जल्दी कॉपी में राइट करिए। शब्द के तीसरे प्रकार में आइए, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो हम भली प्रकार से जानते हैं, किसी वस्तु की जो विशेषता होती है वह विशेषण कहलाती है। तो विशेषण पे हम आज चर्चा करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम के या संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनके द्वारा विशेषता प्रकट होती हो वह विशेषण कहलाते हैं। हो गया राइट? राइट हो गया, जल्दी करिए, राइट करिए। आगे हम लोग विशेषण पे चर्चा करेंगे। राइट हुआ, चलिए ठीक है, सबका हो गया। आइए हम चलते हैं अब आगे पद के तीसरे प्रकार में, जिसका नाम है विशेषण। आइए विशेषण में चर्चा करते हैं। तीसरा प्रकार है विशेषण। आइए हम चलते हैं विशेषण की परिभाषा की ओर। जैसा कि हम भली प्रकार जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के ऐसे शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषताओं का वर्णन होता है, विशेषता प्रलक्षित होती है, विशेषता दिखलाई पड़ती है, वह विशेषण कहलाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं विशेषण की परिभाषा में। संज्ञा अथवा संज्ञा शब्द अथवा संज्ञा
अथवा सर्वनाम। जो संज्ञा शब्द होंगे वह सर्वनाम नहीं होंगे, जो सर्वनाम होंगे वह संज्ञा होंगे। अर्थात चाहे संज्ञा का शब्द हो चाहे सर्वनाम हो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। क्या हो जाएगा संज्ञा के अर्थ में? संज्ञा के अर्थ में राम मोटा है। राम मोटा है। दूसरा, ये संज्ञा के अर्थ में था क्योंकि राम है। राम माने संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह मोटा है। क्या है विशेषता? मोटा। राम कैसा है? तो राम मोटा है। और सर्वनाम के अर्थ में अगर आ जाए, संज्ञा न हो तो वह लंबा है। सर्वनाम हो गया। लंबा क्या है? उसकी विशेषता है। किसकी? सर्वनाम की। सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे राम 14 वर्ष के थे। दोनों में से कोई एक हो सकता है। 14 सर्वनाम में कर ले। वह 14 वर्षों का था। वह कितने वर्ष का था? वह कुल 14 वर्ष का था। चलिए अब चलते हैं हम विशेषण के प्रकारों की ओर। आइए देखते हैं विशेषण पद के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। विशेषण के विशेषण पद के कुल कितने प्रकार हैं? 4। कुल 4 प्रकार होते हैं। विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तो आइए चर्चा करते हैं विशेषण के इन चारों प्रकारों पर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। विशेषण के कुल कितने प्रकार हो गए? विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? तो गुणवाचक विशेषण। कौन सी विशेषता बताते हैं? तो गुणों की विशेषता जो बताता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। आइए दूसरे पे चलते हैं हम। जो
संख्यावाची होते हैं, जो संख्याओं के द्वारा विशेषण होते हैं या विशेषता बतलाते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा परिमाण, परिमाण मीन्स होता है मात्रा, उसकी नाप तौल, तो हो गया परिमाण वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, इसमें मात्रा नाप तौल की गणना हम करते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए कल अगले दिन हम फिर सार्वनामिक विशेषण के बाद विशेषण के चारों प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।